तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 3 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है दोस्त, यानी वैसे क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि 2023 के एग्जाम में सेकंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आइए, समय बहुत कम है और इन्हीं समयों में हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम रोज के रोज प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथ्स के 5 प्रश्न। ठीक है, 5 जितना भी हमें टाइम मिलेगा उतना हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हम एक गोल्डन प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं। ठीक है दोस्त, ये जो क्वेश्चन बैंक है ये क्लास 10 का है और आप भी इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बाबू है 10 साल का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें दिया हुआ है। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2023 तक के बोर्ड एग्जाम में, उन सबका इसमें हल सहित दिया हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप अगर क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं लिए हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं अपने नजदीकी दुकान से, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के जरिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक कहीं ना कहीं अहम भूमिका रोल प्ले करता है बोर्ड एग्जाम में। और किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम को पास करने का 3 फंडा होता है। सबसे पहला आप सिलेबस पूरा कीजिए, दूसरा जो उसका रिवीजन कीजिए और तीसरा जो लास्ट है यानी आप उसका क्वेश्चन बैंक, उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनका आप प्रैक्टिस कीजिए। यही 3 फंडा अगर आप अपनाते हैं किसी भी एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो आइए समय को ना गवाते हुए हम अपने सिलेबस यानी कि क्लास की ओर चलते हैं। तो बाबू, जो आपको हम पहला क्वेश्चन कराएंगे वो द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण। क्या बाबू? द्विघात समीकरण से एक प्रश्न दिया हुआ है कि बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ए एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी कि हम पहला क्वेश्चन ये करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये फर्स्ट है और इसमें कह रहा है बाबू कि इसका विभेदक ज्ञात कीजिए। और आज की क्लास में जितने भी हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे 100 टाइप होंगे, यानी कि 2 मार्क्स में पूछे गए प्रश्न है। तो आप इसको देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका विवेचक क्या होगा, विवेचक, सॉरी दोस्त, विवेचक या विविधकार भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि डी का मान पूछ रहा है। तो ये भली भांति आपको मालूम हो कि डी बराबर जो होता है बाबू वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण के अंदर जितने भी सूत्र हैं उनको हमने अपने चैनल पे 100 टाइप के रूप में एक वीडियो बनाकर छोड़ दिए हुए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को पॉज करके और उस सूत्र को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। यानी देखिए b बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको मालूम होगा। तो विविधकार किसको कहते हैं, यानी इसको हम डी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डी का सूत्र होता है डी निकालने का। और सबसे पहला जो फंडा होता है किसी भी क्वेश्चन में, जो पहला स्टेप होता है वो दिया गया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय इस बात को लिखना जरूरी होता है, दिया गया है। ये द्विघात समीकरण दिया है तो इसमें ए बी सी का मान दिया है और हमें डी का मान निकालना है। तो ए का मान कितना दिया है बाबू? ए का मान दिया है बी और बी का मान दिया है ए और सी का मान दिया है सी। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं उसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो ए का मान हमें कितना है दिया हुआ? बी दिया है, बी का मान ए दिया है और सी का मान सी दिया है। तो सबसे पहले हमें निकालना है डी का मान। तो बी की जगह क्या दिया है बाबू? बी की जगह दिया हुआ है ए, यहाँ रखेंगे ए का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान दिया हुआ है बी, यहाँ लिखेंगे बी और गुने सी का मान दिया है ऑलरेडी सी, यहाँ सी लिख देंगे। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4bc। तो ये हो गया विविधकर, यानी कि क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतने आसान आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो दुर्भाग्य है आपका पढ़ना, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बन पाएगा तो सोचिए कि इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपसे कैसे बन पाएगा।
अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो फिर हम तो कहेंगे कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन आसान अगर कोई भी बच्चा द्विघात समीकरण पढ़ा हुआ है तो ये बना लेगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि आगे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बाबू, ये देखिए दिया है, वो भी द्विघात समीकरण से है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए x का मान दिया हुआ है, चलिए ये सब हम मिटा देते हैं। x का मान दिया हुआ है, क्या बाबू, x का मान एक दिया हुआ है और फिर द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है कि दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक हल है। जैसे अगर हम क्वेश्चन को लिखें तो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है बाबू, वो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि x बराबर क्या दिया है बाबू, x बराबर -3 है। ठीक है, ये 2 नंबर प्रश्न है, x बराबर -3 है और एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन यानी कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि दिखाएं कि ये जो x का मान दिया है ये द्विघात समीकरण का हल है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहला जो फंडा होता है यानी स्टेप होता है, क्या लिखा जाना चाहिए, दिया गया है। तो इसमें भी लिखना पड़ेगा दिया गया है, चलिए लिखते हैं दिया गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण को लिखेंगे यानी 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या दिया है, यानी कि x बराबर लिखेंगे तो x बराबर क्या दिया है, -3 दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में x बराबर -3 दिया है। इस -3 को इस द्विघात समीकरण में रखेंगे, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां -3 रखेंगे। तो देखिए रखते हैं 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुने -3 इक्वल टू 0। तो माइनस यानी किसी भी संख्या का वो किसी भी, देखिए -3 है, -3 हो, -4 हो, -5 हो, कुछ भी हो, उसका अगर हमें करना है वर्ग तो उसका जो वर्ग होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग क्या होगा बाबू, 9 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस देखिए 5 में जब -3 से गुना होगा तो -15 होगा और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और 15 और -3 इक्वल टू 0। और 2 में जब 9 से गुना होगा बाबू तो 18 हो जाएगा, 18 माइनस 15 -3 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को हमें अब जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के जो चिन्ह है वो कहीं ना कहीं समान है। तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0। तो कहीं ना कहीं देखिए इन दोनों के जो पद है, टर्म है, यानी कि LHS पद और RHS पद दोनों कहीं ना कहीं समान यानी बराबर आ गए। तो ये इससे सिद्ध होता है, इससे साबित होता है कि जो x का मान दिया हुआ है इस द्विघात समीकरण का हल है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और हम बहुत ही बारीकी तरह से किसी भी क्वेश्चन को समझा रहे हैं क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और जहां भी लगे कि हमें किसी भी प्रकार का समस्या है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के जरिए हम आप कमेंट को देखेंगे और चाहेंगे कि नेक्स्ट जो क्लास हो उसमें उस क्वेश्चन को बताएं। ठीक है दोस्त, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण से पूछा गया है, यानी 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 4 इंटू √3x और प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है और कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यानी d का मान निकालना पड़ेगा। अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा और d का मान अगर 0 से छोटा होगा तो जो मूल का प्राकृतिक होगा बाबू वो असमान होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो फंडा होता है हम आपको बता रहे हैं, बार बार क्वेश्चन में रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप आदत आपकी रहेगी तभी आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या लिखना जरूरी होता है, दिया गया है। तो लिखेंगे दिया गया है।
ठीक है दोस्त, दिया गया है। इस द्विघात समीकरण में ए, बी और सी का मान सबसे पहले लिखेंगे। तो ए बराबर दिया है 3, बी बराबर दिया है -4√3 और सी बराबर दिया हुआ है केवल 4। ठीक है, तो हमें निकालना किसका मान है, डी का मान निकालेंगे, तभी तो तभी मालूम चल पाएगा जो मूल का प्राकृतिक है वो कैसा है। तो चलिए डी का मान निकालते हैं। तो डी बराबर जो सूत्र होता है वो b² - 4ac होता है, आपको मालूम होगा। पहले नंबर क्वेश्चन में भी इसी प्रकार का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये मालूम होगा कि d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर हो गया b² - 4ac। b का मान कितना दिया है बाबू, दिया है -4√3 द होल स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया है और c का मान 4 दिया है। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग √3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो गुने 3 माइनस, अब देखिए 4 3 12 और 12 क्या होता है 48 हो जाएगा, तो 48। तो कहीं ना कहीं देखिए 16 3 48 और -48। तो d का जो मान आया बाबू, d का मान कितना आया 0 आ गया। तो जब d का मान 0 होगा तो यहाँ लिखेंगे मूलों की प्रकृतिक जो होगा बाबू वो होगा समान और वास्तविक। क्या समान और हो जाएगा वास्तविक। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो उसका मूल जो होगा वो मूल का प्राकृतिक जो होगा बाबू वो समान और वास्तविक होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, अनुपात a1/a2 इंटू b1/b2 इंटू c1/c2 की तुलना करना है और एक युग्म दिया हुआ है और उस युग्म को प्रयोग करके बताना है कि जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया हुआ है एक द्विघात युग्म दिया हुआ है। युग्म जो है यानी 4 नंबर जो प्रश्न है बाबू, दिया है 3x, क्या 3x + 12y, ठीक है 12y बराबर 5, ठीक है बराबर 5, ठीक है। और दूसरा जो है 2x, ठीक है 2x + 8y, ठीक है 8y बराबर में दिया हुआ है कितना बाबू 7, ठीक है 7। और कह रहा है कि अनुपात यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इस अनुपात का तुलना करना है और बताना है कि ये जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो आइए सबसे पहले हमने इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू दिया गया है, इस युग्म में क्या क्या दिया हुआ है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान दिया है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये a1 है, ये क्या है b1 है और ये क्या है c1 है, ठीक है। ये क्या है बाबू a2 है, ये क्या है b2 है और ये क्या है c2 है। तो कहीं ना कहीं a1 a2 b1 b2 c1 c2 का तो मान इसमें दिया हुआ है, हमें तुलना किसका करना है, इस आधार पर बताना है ये जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे a1 बराबर 3 a2 बराबर 2, ठीक है b1 बराबर 12 b2 बराबर 8, ठीक है c1 बराबर 5 c2 बराबर 7, ठीक है। हमें किस का प्रयोग करना है, इस अनुपात का प्रयोग करना है, यानी a1/a2 का मान आ जाएगा 3/2, b1/b2 का मान होगा 12/8, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3/2, ठीक है 4 से काटे हैं तो 3/2, c1/c2 यानी कि 5/7। तो आप देख सकते हैं संगत का नियम कहता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इस आधार पर ये आ जाता तो ये संगत होता, लेकिन आप देख सकते हैं a1/a2 और b1/b2 तो कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन इस c1/c2 का मान कुछ अलग है इन दोनों से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो युग्म है ये असंगत है। क्या असंगत है, असंगत क्यों है इसको लिख देंगे यहाँ कारण कि a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है।
इन सभी कारण को लिख कर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को तभी पता चल पाएगा कि आखिर ये असंगत है तो किस प्रकार या किस कारण से है। तो कहीं ना कहीं आप इस सभी कारणों को लिखते हैं तभी आपको 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करते हैं तभी आप फुल में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो हमने 4 प्रश्न सॉल्व किया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए, जो हमारा ये 5वां नंबर प्रश्न है बाबू, ये भी कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं लगातार हमने अभी 4 प्रश्न करवाए और चारों के चारों प्रश्न द्विघात समीकरण से पूछे गए हैं। और द्विघात समीकरण आप अगर अच्छी तरह पढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से शॉर्ट टाइप में यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 6 से 7 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन पहले के बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स का 100 ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, तब 10 क्वेश्चन बनाना था, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। लेकिन अब 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न है बाबू, 5 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है 4t² माइनस 4t प्लस 1। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है और कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंध की जांच करें। तो इसका गुणन यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए बाबू हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से तुलना कीजिए और देख सकते हैं इसको हम गुणनखंड करेंगे, यानी इस लास्ट वाले से फर्स्ट वाले में गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब 4 आएगा तो इस 4 को हम गुणनखंड करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, 4 गुने 1, 1 गुने 4। आप इस 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 3 इसका गुणनखंड आया। अब तीनों गुणनखंड को देखेंगे कि इस जो बीच वाला टर्म है बाबू, इन तीनों गुणनखंड में से किसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इस बीच वाला टर्म हमें प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हम 2 और 2 को लिखते हैं तो ये बीच वाला टर्म आ जाएगा और गुना करने पर भी 4 आ जाएगा। तो इसे हमें 2 और 2 का यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4t² माइनस, इसके बदले हम लिख सकते हैं 2t माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2t कॉमन हो जाएगा। तो 2t कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2t और माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन होगा। तो -1 कॉमन हो गया, -1 कॉमन हो गया बाबू। तो यहाँ क्या बच गया, 2 और t। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जब माइनस कॉमन हुआ तो चिन्ह तो आपको प्लस दिख रहा होगा और बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे। यहाँ आप इस मिस्टेक को करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब यहाँ से आप माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस ही बचेगा और -1 इक्वल टू 0। देखिए हम इस जो पद लिखे हुए हैं अगर इसको आप फिर से गुना करिएगा तो ये ऊपर वाला पद आ जाएगा। हम कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं कि इसको केवल इसको सरलतम रूप में लिख दिए हैं। तो आप -1 में जब -1 से गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी कि देखिए टर्म चेंज नहीं हुआ है, केवल इसको हमने सरलतम रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि इसको हमें करना है गुणनखंड और इसको हमें निकालना है अल्फा और बीटा का मान। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पद सेम है तो इसको हम लिख देंगे। तो 2t माइनस 1 और जो बच गया यानी फिर से क्या बच गया, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हम तुलना करेंगे 0 से बारी बारी से। सबसे पहले इसका तुलना करेंगे, उसके बाद इसका तुलना करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका तुलना करते हैं, यानी 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें निकालना किसका मान है, t का मान। तो 2t इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो t का मान कितना आ जाएगा, 1/2। अगर यही इसका भी आप तुलना करते हैं तो वही आएगा, यानी कि 1/2। तो आप देख सकते हैं t का मान जो आया 1/2 और 1/2 आया। तो कह रहा है कि गुणन यानी कि इसका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका कह रहा है कि इससे भी संबंध निकालना है। तो 1/2 और 1/2। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है तो 1/2 और गुने 1/2। ठीक है, यानी कि 1/4 आ जा रहा है। ठीक है, और आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है।
सी बटे ए। तो सी का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, और ए का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इन दोनों प्रकार से जो आंसर है सेम है, तो इसका संबंध सही है। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने से पहले थोड़ा इंक डाल लेते हैं, क्योंकि इंक थोड़ा कम है और आपको थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही होगी। ठीक है दोस्त, माइक चार्ज है हमारे तो माइक चार्ज नहीं देखत रहिए ना हुई तो दिखा रहा मैं कंपनी बारिश में खा देता रखे समझ रहा बारिश में 2 माइक दिया वही ये तो चलिए हमने अभी इंक डाल लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को के आगे चलने से पहले इसे हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। अभी तक हमने 5 प्रश्न आपको इस क्लास में प्रैक्टिस करवाया है, अब आगे भी प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, यानी जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें त्रिकोणमिति से पूछा गया है। और त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करने से पहले जो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, वो जितने भी निष्पत्तियां होता है उसका थीटा मान आपको याद होना जरूरी है, तभी आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 10th क्लास के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन वहां से बनते हैं जहां से त्रिकोणमिति निष्पत्ति यानी जो थीटा का मान होता है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों को वो सारणी याद नहीं होता है, तो आप उस सारणी यानी कि जो साइन थीटा यानी कॉस थीटा टाइन थीटा जो भी है, जितने आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति के अंदर 6 निष्पत्तियां हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो सभी का जो एंगल वैल्यू है, कोणीय मान है, आपको याद होना जरूरी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बाबू, वो दिया हुआ है कि a बराबर 90 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। उसके बाद b बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद कह रहा है तो सिद्ध करें क्या, तो सिद्ध करें कि cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ये आपको मालूम है कि सूत्र है त्रिकोणमिति का, यानी मल्टीपल एंगल का सूत्र है, इसे सिद्ध करना है। तो a और b का मान दिया हुआ है, तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले a और b का मान यहाँ पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी जब चलते हैं तो cos a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं, और क्वेश्चन में अगर सूत्र दिया है तो ये काफी अच्छी बात है। क्वेश्चन में अगर ये सूत्र दिया है तो अगर जिस क्वेश्चन में ये सूत्र का प्रयोग करना है प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए cos a का मान कितना दिया है बाबू, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू, यहाँ देखिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे cos 90, एक जगह 90 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कुछ देर पहले कि आपको निष्पत्ति का कोणीय मान याद होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को हासिल कर पाइएगा। यानी कि देखिए आपको cos 90 का मान याद नहीं रह पाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। cos 90 का मान आप याद नहीं होगा, चाहे cos 45 का मान याद नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। यानी cos, यहाँ cos हो जाएगा 90 में से 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू
cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 गुने cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, प्लस sin 90 का मान होता है 1 इंटू sin 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2। cos 45 का बाबू मान होता है 1/√2, ठीक है, बराबर 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा 0 हो जाएगा, प्लस 1 में किसी भी संख्या से गुना होगा वही होगा, यानी कि 1/√2 होगा, तो 1/√2, ठीक है। तो यहाँ भी 1/√2 बराबर 1/√2। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं LHS पद और RHS पद दोनों सेम है। तो इस बात से साबित होता है कि ये सूत्र यानी कि cos A माइनस बी इक्वल टू होता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू जो दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण यानी कि समीकरण से पूछा गया है। यानी एक समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू। समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि इसका मूल ज्ञात करें, यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है, यानी इस a का गुना करेंगे c वाले में। व्यापक समीकरण का द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, ax² माइनस bx प्लस c, ठीक है। तो a वाले का गुना करेंगे c में, यानी 2 से गुना करेंगे 5 में, तो कितना होगा बाबू 10 होगा। और 10 का हमें करना है गुणनखंड, यानी 10 का गुणनखंड करेंगे और ये जो बीच वाला टर्म है यानी 3x है, इस 10 का गुणनखंड करने के बाद यानी 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 2, 2 गुने 5, 10 गुने 1, 1 गुने 10, ठीक है। ये 4 गुणनखंड आए 10 के। तो इन चारों गुणनखंड में से अब देखेंगे कि इस चारों गुणनखंड में से किसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो ये बीच वाला टर्म आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर कहीं ना कहीं हम 5 में से 2 घटाएंगे यानी 5 गुने 2 लिखते हैं तो कहीं ना कहीं 3 तो आ जाएगा और गुना करने पर भी 10 आएगा, यानी ये वाला टर्म यहाँ पर लागू करना पड़ेगा, यानी -3x के बदले 5x माइनस 2x लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया है 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए 2x की जगह 2x लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x²। अब हम 3x के बदले बाबू ऐसे लिख सकते हैं -5x और प्लस 2x, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -3x आ जाएगा और गुना कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। देखिए अब इसको हम जब कॉमन करेंगे तो यहाँ कॉमन करने में दिक्कत होगा, तो इसको हम बदल देंगे, यानी 2x को इस साइड लिखेंगे और -5x को उस साइड। तो चलिए इसको लिखते हैं, यानी हो जाएगा 2x² माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए हमने कुछ चेंजिंग नहीं किया है कि इसको केवल इसको इस साइड और इसको उस साइड लिख दिए हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन होगा -5, तो यहाँ से -5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए तभी क्वेश्चन का आंसर मतलब सही आ पाएगा। तो दोनों टर्म सेम है तो इसको लिख देंगे x प्लस 1, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिखेंगे, यानी 2x माइनस 5, क्या बाबू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद का जो स्टेप होता है आपको मालूम होगा कि दोनों का तुलना करेंगे 0 से। तो जब चलिए तुलना करते हैं, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का माना जाएगा -1। उसके बाद इसका तुलना करेंगे, यानी कि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल आ गए, यानी एक है -1 और दूसरा है 5/2। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले इसे हमें मिटाना पड़ेगा। तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अभी तक हमने 7 प्रश्न आपको इस क्लास में करवाया।
आठवां जो प्रश्न है बाबू, क्या आठवां जो प्रश्न है वो भी द्विघात समीकरण से पूछा गया है। देखिए एक द्विघात समीकरण का जो मूल दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसकी सहायता से द्विघात समीकरण निकालें। यानी कि देखिए क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग है गुणनफल, यानी योग और गुणनफल का मान दिया है 0 और -4। योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यही योग है। ये 8 नंबर प्रश्न है, ठीक है बाबू। और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -4, और इसकी सहायता से कह रहा है बाबू कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो आपको हमने क्लास करवाया था, उसमें द्विघात समीकरण के अंदर जितने भी सूत्र हैं, चाहे वो द्विघात समीकरण निकालने का हो, चाहे वो डी का मान निकालने का हो, सभी का एक निचोड़ क्लास हमने करवाया है। तो आप उस क्लास को जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाबू आप देख सकते हैं, इसमें अल्फा इंटू बीटा यानी योग और गुणनफल दोनों दिया है। और जब इसका द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को आप लागू करके इस द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -4 इक्वल टू 0। जब 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ -4 है, और -4 और प्लस कितना हो जाएगा, जब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये काफी छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन कंसेप्चुअल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देखिए कह रहा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है बाबू, देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है, एक त्रिज्या गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात करें। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है बाबू, आपको अगर ये सूत्र पढ़े होंगे, मेंसुरेशन पढ़े होंगे, यानी क्षेत्रमिति पढ़े होंगे, तो आपको मालूम होगा कि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए इसी सूत्र की सहायता से हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो चलिए 4/3 हो गया, गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो लिखेंगे 22/7 गुने 7, यानी आर का मान दिया है 7, तो 7 कितना बार कर रहा है, 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7। और सेंटीमीटर जब 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख सकते हैं ये 7 से 7 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए जब इसको गुना करिएगा तो 22 में जब 4 से गुना होगा तो 88 हो जाएगा, गुना 7 में 7 से होगा 49/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको गुना कर सकते हैं, और जो भी आएगा आप यहाँ लिख सकते हैं, और बटा में 3 आएगा, और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अभी तक हमने 9 प्रश्न करवाए, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम लास्ट यानी कि 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर जो बाबू प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है, यानी इसको हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज से जो क्वेश्चन पूछा है बाबू, त्रिभुज का जो शीर्ष होता है वो दिया गया है, क्या 10 नंबर जो प्रश्न है इसका शीर्ष है 3,4 -4,3 और 8,6, ठीक है, 8,6, ठीक है, ये इसके शीर्ष दिए हुए हैं, क्रमशः ये शीर्ष दिए हुए हैं। और हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है।
तो सबसे पहले देखिए इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है x1 y1, x1 y1 का मान कितना दिया है 3 और इसका 4, x2 y2, x2 का मान कितना दिया है -4 और y2 का मान 3, x3 y3, ठीक है, x3 का मान कितना दिया है 8 और y3 का 6। ये टर्म आपको लिखना जरूरी है। क्वेश्चन को हम पूरा नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि काफी समय कम है, लेकिन जो आंसर हम बताएंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब उसके बाद देखिए हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बाबू? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है सूत्र, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है जब 3 शीर्ष दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने आसान भाषा में सभी का मान लिख दिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान लिख दिया। अब इस सूत्र में आप सभी का मान पुट कर सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं वर्ग इकाई। तो आइए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 इंटू x1 का मान कितना दिया है 3 दिया है, इंटू y2 का मान दिया है 3 माइनस y3 का मान 6 प्लस x2 का मान -4 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा -4 इंटू y3 का मान 6 y1 का मान 4, तो 4 लिखेंगे प्लस x3 का मान कितना है 8 है, इंटू y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा, इंटू 3 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, यहाँ लिखेंगे -3 और देखिए प्लस माइनस -4 इंटू 6 में से 4 गया 2 प्लस 8 है तो 8, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 3 में -3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -8 और ये कितना हो जाएगा -9 -8 और प्लस 8, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना आया है बाबू -9 आया है, तो ये 8 से 8 कट गया तो -9 बच गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा -9/2 वर्ग इकाई, -9/2 वर्ग इकाई या -4.5 वर्ग इकाई, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात करना चाहेंगे, इस क्लास के बदौलत हम आपसे क्या लेते हैं, कुछ भी नहीं, तो आप इस क्लास के बदौलत हमें एक लाइक दे सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाए और बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स ला पाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।